अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भिंडी की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए मिश्रित रूप से पशुपालन एवं कुक्कुट पालन है लाभकारी। अपने राज्य बिहार झारखंड में बरसात में सब्जी में भिंडी की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जा सकती है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि अधिकतर किसान इसकी बुआई से लेकर फसल प्रबंधन तक कुछ न कुछ कमियां कर देते हैं, जैसे कि लोकल और पुराने बीजों का चुनाव, खेतों में गलत तरीके से बुआई और असंतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग इत्यादि, जिसके फलस्वरूप बीजों का कम जमाव, फसल की कम बढ़वार, कीट रोगों का प्रकोप इत्यादि समस्याओं के कारण प्रति एकड़ कम उपज की प्राप्ति होती है। अतः हमारे जो किसान बरसात में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो वो कौन से किस्म का चयन करें तथा इसकी खेती की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं एक सब्जी विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस समय आधुनिक तकनीक से भिंडी की खेती करने के लिए उपयुक्त समय आ रहा है। चूंकि बरसात का मौसम है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी होती है। किसान भाइयों, हम आप लोगों को बताएं कि बलुई दोमट भूमि जो है वह सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है भिंडी की खेती के लिए। दूसरा, 2-3 जुताई अच्छा करके कल्टीवेटर से, इसके बाद इसमें 50 किलो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से, साथ में 15 किलो जो है पोटास अलग से दिया जाए तो इसमें जो है उत्पादन अच्छा मिलता है। पहले तो किसान भाइयों हम ये बताएं आपको कि प्रजाति का चुनाव सबसे जरूरी है, जिसमें से प्रमुख अंश हमारे पास एक प्रजाति है BR06, और इस प्रजाति का परफॉर्मेंस या आप कहिए कि इसकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग प्रजाति के चुनाव में BR06 का चुनाव करें। कुछ और भी कंपनियों के बीज आते हैं जिसको भी लिया जा सकता है, लेकिन BR06 इस समय अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। हमारे किसान भाई इसमें कितना बीज 1 एकड़ में डालें, तो हमारा जो रिकमेंडेशन है कि 8 से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से भिंडी का बीज डाला जाए। किसान भाइयों, एक चीज और है कि हम जब बीज शोधन की बात करें, इसके लिए 2.5 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 केजी सीड में अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसको जो है बुआई करना शुरू करें। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये खरीफ का मौसम है, खरीफ के मौसम में हर जगह आर्द्रगलन की बीमारी लगती है। इसके आर्द्रगलन के बीमारी के लिए हमको थोड़ा सा मेड़नुमा खेत बना के, जैसे मेड़ पर अगर इसके बीज की बुआई करते हैं तो सफलता अधिक मिलती है। क्योंकि ज्यादा पानी नहीं लगता, और अगर मान लीजिए बीच में 10 से 15 दिन का गैप हो जाता है पानी का, तो भी वो मेड़ नाली पद्धति से यह इसमें नमी बनी रहती है और उत्पादन हमारा अच्छा होता है।
मेड़नुमा रिज फरो सिस्टम से मेड़नुमा बना लें ताकि हमारी भूमि अच्छे तरह से तैयार हो जाए। इसको थोड़ा दूरी बना के ही बोना चाहिए, मतलब लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर इसकी बुआई करें, उपयुक्त बुआई करें, तब जाके हमारे भिंडी का उत्पादन अच्छा आता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाए कि अगर जहां जमाव नहीं होता है तो वहां डिबलिंग करते हैं हम। डिबलिंग करने से हमारे फायदा ये होता है कि प्रति एकड़ उपज प्रभावित नहीं होती। दूसरी बात हम आप लोगों को बताएं कि भिंडी में बुआई के तुरंत बाद पेंडामिथलिन को 4 ml पर लीटर के हिसाब से बुआई के 48 घंटे के अंदर उसमें छिड़काव कर दें ताकि जो खरपतवार हैं वो जम न पाए। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को खाद के समय पे एक और बात बताना चाहूंगा। जब हमारी फूल या फल में आना शुरू कर दे तो NPK 18 आता है एक लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसको कि हम 200 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से, एक टंकी 15 लीटर की होती है, उसमें 200 ग्राम NPK 18 डाल के इसको स्प्रे करें और एक स्प्रे के बाद दूसरा 1 महीने बाद करें तो हमारे भिंडी की समय अवधि बढ़ जाती है और फलों की साइज भी बढ़ती है। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि उचित दूरी, उचित फर्टिलाइजर और उचित समय और ये जो मेड़ नाली पद्धति है, इस तरह से बुआई अगर आप करते हैं तो आपको करीब करीब 400 कुंटल के करीब उत्पादन आपको आसानी से प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या बहुत है और ऐसे किसान फसलों की खेती करके अपनी आजीविका बड़ी कठिनाई से चला पाते हैं। लेकिन यदि ये किसान गाय, भैंस पालन कर, बकरी पालन कर और बैकयार्ड मुर्गी पालन को एक साथ करते हैं तो फिर वो कम जगह में ही अधिक लाभ लेकर अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो किसान किस तरह से करें मिश्रित रूप से पशुपालन एवं कुक्कुट पालन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। पशुपालन एक व्यवसाय का रूप लेते जा रहा है, लेकिन बड़े जो हमारे किसान हैं उनके लिए तो ये ठीक है, डेयरी फार्मिंग या फिर पोल्ट्री फार्मिंग या मत्स्य पालन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे लघु एवं सीमांत किसान हैं, अर्थात जो छोटी जोत वाले किसान हमारे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, अगर वो सिर्फ एक किसी विधा पर आधारित रहते हैं अपने को, तो फिर उनका जो आय का स्रोत है वो एक तरह से बंध जाता है, रुक जाता है। किसान भाइयों, हमारे राज्य में छोटे और मझौले किसानों की संख्या बहुतायत में है, जिनके पास आधा या 1 एकड़ जमीन है, जिस पर वो अधिकांशतः सब्जियों की खेती करते हैं या फिर एक ही प्रकार के कृषि सह व्यवसाय जैसे मुर्गी पालन, डेयरी व्यवसाय या बकरी या भेड़ पालन को अपनाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ नहीं मिलता। लेकिन यदि यही किसान मिश्रित पशुपालन को अपनाएं तो इससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मिश्रित पशुपालन के बारे में। मिक्स फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें 2, 3, 4 पशुपालन की विधाओं को एक साथ किया जाता है। लेकिन इस मिश्रित पशुपालन में या मिश्रित खेती में एक चीज ध्यान देना है कि किसी भी एक कंपोनेंट का हिस्सा 49% से अधिक नहीं होना चाहिए और किसी कंपोनेंट का हिस्सा 10% से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात बकरी, गाय और मुर्गी पालन आप कर रहे हैं तो तीनों में से किसी एक को का हिस्सा अकेले 49% से अधिक नहीं होगा और 10% से कम नहीं होगा, तभी वो मिश्रित पशुपालन के अंतर्गत आएगा।
किसान भाइयों, वैसे तो मिश्रित पशुपालन के कई मॉडल हैं, जो कि जलवायु की स्थिति, किसान की परिस्थिति और क्षेत्र के अनुसार होते हैं। अगर अपने प्रदेश के किसानों की बात करें तो उनके लिए मिश्रित पशुपालन का कौन सा मॉडल उपयुक्त है, आइए जानते हैं। एक मॉडल के बारे में बता दूं कि आप बकरी पालन, मुर्गी पालन और गाय पालन, ये तीनों अगर आप करते हैं तो इसमें मुर्गी पालन में बैकयार्ड मुर्गी पालन आपको चुनाव करना होगा। अर्थात 25 से 50 मुर्गी जो होता है बनराजा और ग्राम प्रिय नस्ल का, इसे आप लेकर के घर के पिछवाड़े में रख सकते हैं और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको प्रतिदिन कुछ अंडा मिलेगा और उस अंडा के द्वारा आप अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। अंत में 1 वर्ष के बाद आप उन मुर्गियों को बेच के अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं मांस के रूप में। औसतन 1200 से 1400 रुपया प्रति मुर्गी प्रति वर्ष के हिसाब से हमारे जो किसान हैं, लाभार्थी है, वो प्राप्त कर सकते हैं। आप उसमें अगर आप हाफ एकड़ के जमीन में ये तीनों चीज कर रहे हैं तो 25 से 50 मुर्गी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के तहत रखेंगे और 25 से 30 बकरी आप पाल सकते हैं। इसमें 25 से 30 बकरी आप रखते हैं तो आपका हरा चारा का दिक्कत नहीं होगा। खेत से जो भी आप फसल लगाइएगा, सब्जियां लगाएंगे, उसी के द्वारा हरा चारा से बकरियां चर लेंगी और उनका काम चल जाएगा। थोड़े बहुत सुबबूल का पौधा या फिर झाड़ियां लगाना पड़ेगा, जिससे उनको की विपरीत परिस्थिति में भी चारा मिलते रहे। किसान भाई, अगर आप मिश्रित पशुपालन में बकरी पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए बिहार प्रांत के लिए ब्लैक बंगाल नस्ल जो है वो सर्वोत्तम सिद्ध हुई है। आपसे आग्रह होगा कि आप ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां ही पालें और उसी से शुरू करें। बच्चे ज़्यादा देती हैं, नंबर ऑफ किड्स इसमें ज़्यादा होते हैं। इनके ब्याज का अंतर भी काफ़ी कम रहता है, जिससे आपको अधिक फायदा मिल सकता है। दूसरा कि बीमार कम पड़ती हैं, ये अपनी आबो हवा जलवायु में पहले से ही सूट की हुई हैं, जिससे बीमार नहीं रहती हैं। आप आधा एकड़ के जो मिश्रित पशुपालन कर रहे हैं उसमें मुर्गी और बकरी के साथ साथ 2 या 3 गाय, दुधारू गाय रख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए कि मध्यम दूध देने वाली गाय मेरे को रखनी है। अर्थात 10 से 12 लीटर औसत दूध देने वाली गाय अगर आप रखते हैं तभी आपको फायदा होगा। 2 से 3 गाय में ये बीमार कम पड़ेगी, दूध में फैट की मात्रा ज्यादा होगी और अनवरत दूध देगी। तो रिजल्ट पाने के लिए संकर नस्ल के पशु अनुशंसित किए जाते हैं। इसके लिए जर्सी या फ्रीजियन या रेड सिंधी अथवा साहिवाल नस्ल की संकर गाय रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये दूध की मात्रा देते रहेंगे। तो तीनों मिलाकर के अगर हम देखें तो प्रति माह आपकी औसत आमदनी लगभग 15 से 25 हजार रुपये प्रति माह आपकी हो जाएगी। और ये सालों भर अगर इस तरह की आमदनी मिलती है तो लघु या सीमांत किसान के लिए, जिनको आधा एकड़ या उससे भी कम जमीन है, उसके लिए एक छोटा सा मॉडल है। ये काफी अनुशंसित और अच्छा मॉडल है। ये बिहार के लिए आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिश्रित पशुपालन करने के कई लाभ हैं, जैसे प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी मिलती है, कम समय में अधिक आय प्राप्त होती है, आय की आवक बनी रहती है, यानी किसी न किसी माध्यम से आमदनी मिलती रहती है। साथ ही व्यवसाय में जोखिम भी कम रहता है। इतना ही नहीं, मुर्गियां पशुओं को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों जैसे चीचड़ी, किलनी आदि को खाकर इनके नियंत्रण में भी सहायक रहती हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत क्षेत्र जहां पर खेतों की जमीन ऊपर नीचे और ढलान वाली है। ऐसे खेतों में सिंचाई के साथ साथ अन्य कृषि यंत्रों में कार्य करने में किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने लैंड लेवलर यंत्र का आविष्कार किया। तो ये यंत्र आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है और इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता
मनोरंजन कुमार। नाम रखे हैं लेजर लैंड लेवलर, जो कि एकदम प्रिसाइज लेवलिंग करता है, लेकिन किसान के खेतों के लिए, खेत के अलावा ये सिविल पर्पस से भी यूज होता है। जहाँ पे कि लैंड को हम लोग समतल करने का काम करते हैं, वहाँ भी लोग व्यवहार करते हैं इसका। किसानों को अपनी फसलों से कम उत्पादन मिलने के कई कारण होते हैं। इन्हीं में से एक है खेत का समतल न होना। जी हाँ किसान भाइयों, खेत समतल नहीं होने पर बीज, खाद, सिंचाई, जल और कृषि कार्य में मेहनत अधिक लगती है, साथ ही उत्पादन भी कम मिलता है। लेकिन यदि किसान लैंड लेजर लेवलर यंत्र खेत का समतलीकरण करें तो खेत एक समान समतल हो जाते हैं और इसके कई फायदे हैं। आइए जानते हैं। लेवलर बहुत ही फायदेमंद है। आप देखेंगे कि जो लेजर लेवलर से अगर हम फील्ड को जो लेवल करते हैं तो बहुत ही बारीकी ढंग से होता है, यानी प्रिसाइज फार्म लैंड जो है लेवल हो जाता है। उससे क्या होता है कि अगर प्रिसाइज आपका एकदम एक जैसा समतल भूमि पूरे फील्ड आपका खेत है, तो उसमें जो हम पहले तो सबसे पहले हम बिचड़ा जो छिड़कते हैं वो सही जाएगा मात्रा में। इसके अलावा समतल खेतों में कृषि कार्यों को करने, कृषि यंत्रों को चलाने और सिंचाई जल का समान रूप से वितरण करने में काफी मदद मिलती है। साथ ही खाद और बीज की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम लगती है। अगर इससे और आप देखेंगे कि मशीन की बात करें तो लेजर लेवलर से हम लोग कैसे समतलीकरण करते हैं, तो इसमें देखेंगे कि ट्रैक्टर में एक बंधा हुआ बकेट होता है, उसको हम लोग बकेट बोलते हैं, जो कि मिट्टी को ढोता है एक जगह से दूसरे जगह। जहाँ पे ऊंचा है वहाँ से कट करता है और जहाँ नीचा है उसको फिल करता है। एक तो वो हो गया, बकेट हो गया। दूसरा, उसी ट्रैक्टर पर जिस पे बकेट लगे रहते हैं उस पर कंट्रोल यूनिट लगा रहता है, वो ऑटोमेटिक मोड रहता है और सेमी ऑटोमेटिक मोड रहता है, मैनुअली भी कर सकते हैं। दूसरा जो होता है हमारा ट्रांसमीटर यूनिट होता है, ट्रांसमिटिंग यूनिट, जो कि हमारा खेत के बाहर हम लोग लगाते हैं। और एक होता है कि वो जो ट्रांसमिट करता है उसको, वो उस रे को वो लेने वाला इमीटर होता है, जो कि जो ट्रांसमिट जो लाइट होता है, एक बीम होता है, उसको वो के द्वारा कंट्रोल यूनिट में आता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहले हम खेत की जो हमारा खेत होगा उसमें एक स्केल रहता है जो लेजर लेवलर में, उससे हम लोग 2-4 जगह या 10 जगह या 15 जगह हम लोग रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग लेने से होता है कि आपका खेत क्यों रैंडमली लेते हैं कि मैंने कहीं से ले लेते हैं, उससे होता है कि हमारा खेत का कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, उससे हमारा पता चल जाता है। उसकी जो डाटा हमने लिया स्केल से, उसको हम लोग जैसे हम लोग 15 डाटा लिए, 15 जगह से हम लोग उसका रीडिंग लिए, तो उसके बाद 15 से डिवाइड कर देते हैं, उससे हमारा एवरेज निकल जाता है। एवरेज निकलने के बाद जहाँ एक एवरेज आएगा, जहाँ पे एक नंबर आएगा, एक स्केल से जो हम लोग किए हैं वो एक नंबर आएगा, उस पे हम लोग ट्राइपोड के द्वारा ट्रांसमीटर को बाहर खेत पे उसके अनुसार फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा बकेट जो ट्रैक्टर में लगा हुआ है और जो उसमें एक जो यूनिट लगा हुआ है, जो कि हमारा रे को, जो ट्रांसमीटर यूनिट का जो रे है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपका खेत बहुत बड़ा है तो हम लोग उसमें सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लेते हैं, और बांटने के बाद छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग लेवल करते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, लेवल करने के बाद, फिर हम एक बड़ा जो छोटा छोटा हमारा टुकड़ा है उसके बाद पूरे खेत को हम लोग एक साथ मिला देते हैं। इससे हमारा जो कॉस्ट आता है वो कम आता है। अगर बड़े खेत को अगर हम करें, एक ही बार में करें, तो उससे हमारा कॉस्ट भाग जाता है। तो हम अगर इसकी बात करें कि अगर आपका 8 से 10 सेंटीमीटर अगर आपका खेत एंडुलेशन है, यानी उबड़ खाबड़ है, तो हम जो इससे लेवल करेंगे, इससे अगर 3 से 4 घंटा का लगभग समय लगता है अगर सही ढंग से करें तो। और इसका जो अनुमानित जो खर्च आएगा, चूँकि हमारा लेजर लेवल चलता है 55 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से, तो अगर हम इसका अनुमान जो मूल्य जो लागत लगता है जो लेवल करने में, अगर जो प्रिसाइज करने में हमारा लगेगा, वो करीब 3500 से 4000 के रुपया के आसपास प्रति हेक्टेयर वो लगता है। किसान भाइयों, जहां तक इस यंत्र की कीमत की बात है तो ये इसके पावर पर आधारित होती है। सामान्य बाजार में 3.5 लाख से 7 लाख तक के लैंड लेजर लेवलर मशीन उपलब्ध हैं। किसान इसे आपस में समूह बनाकर आसानी से खरीद सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला नालंदा के कृषक विकास कुमार ने। यह बीज की खरीदारी करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विकास कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आप सभी इस समय खरीफ मौसम में बीज लेने के लिए उत्सुक होंगे कि हम अपने खरीफ मौसम में कौन कौन सा बीज कैसे कैसे लें। उसमें कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कृषि विश्वविद्यालयों से उनके काउंटर से लें, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का काउंटर है उनके काउंटर से ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में है उनके पास बीज उपलब्ध रहता है उनसे लेंगे, या NSC से नेशनल सीड कॉरपोरेशन उनके पास भी बीज रहता है वहाँ से लें, और मार्केट से भी जो विश्वसनीय जगह है वहाँ से उठाना चाहिए। तो बीज लगभग 5 प्रकार का होता है। न्यूक्लियर सीड, दूसरा होता है ब्रीडर सीड, तीसरा होता है फाउंडेशन, चौथा होता है आपका सर्टिफाइड सीड, पांचवा होता है ट्रूथफुल लेवल सीड। और बीज ले करके हम आएंगे तो उसका जर्मिनेशन टेस्ट साधारणतः घर पे ही अपने कर लेंगे। एक थाली में बालू, महीन बालू को चाल करके फैला देंगे, उसके बाद उसमें 100 दाने गिनती करके सजा करके रख देंगे, और फिर उसके ऊपर से कागज़ का कवर लगा देंगे और हल्का सा पानी से उसको तर कर देंगे और उसको 4 दिन के लिए रख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें अंकुरित हो गए जो, उसकी गिनती कर लेंगे। शेष बचे जो हैं उनको 6 से लेकर के 8 दिन में पुनः गिनती कर लेंगे, और गिनती करने के बाद अगर 100 दाने में हमें पता लगा कि 90 दाने अंकुरित हैं तो 90% जर्मिनेशन है, 85 है तो 85% जर्मिनेशन है। तो बीज लगाने के लिए लगभग 85 से ऊपर का रहना चाहिए। और ध्यान रखें, अगर आपका जर्मिनेशन कम है उस बीज को लगाने से आपका नुकसान ज़्यादा होगा। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तरबूज के साथ खीरे की मिश्रित खेती पर जानकारी। धान की ड्रम सीडर यंत्र द्वारा बुआई एवं इसके लाभ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।